ये जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो हिंदी विषय से संबंधित है। आप लोग बात नहीं करेंगे जो पीछे बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बच्चे तो पहले से मुझे जानते हैं और कुछ न्यू कैंडिडेट हैं। तो चाहे आप एक बार पढ़ें, चाहे दो बार पढ़ें, चाहे बार बार पढ़ें, सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। क्यों भाई? जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। तो कभी आपने जो है सिलेबस देखा है कि नहीं देखा? सामान्य हिंदी में क्या क्या है? देखिए, आप लोगों की ये जो बैच है वो किस कोर्स के लिए अनाउंस है? आप लोग यूपीएससी वाले हो कि यूपी पीएससी वाले हो कि आप जो है वनडे वाले हो, क्या हो? यूपीएससी के हो, ठीक। यूपीएससी में प्री में जो है क्या है, हिंदी नहीं है, मेंस में है। और यूपी पीएससी के प्री में हिंदी है। देते हो आप लोग यूपी पीएससी भी हो, तो उसमें लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? और वो जो सेकेंड पेपर होता है आपका सी सेट, उसमें होते हैं। अब चूंकि सी सेट क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसलिए उसको आप बहुत सीरियस नहीं लेते हो कि 40 50 60 क्वेश्चन भी हल हो गए तो आपको लगता है कि हमने बहुत कर लिया। लेकिन जो मुख्य पेपर है आपका, वो भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उस पर ज़्यादा आप जो है गंभीर रहते हो। लेकिन नहीं, जब आप पीसीएस मेंस देंगे तो वहाँ फिर से हिंदी है। जो लेटर और निबंध है ये तो कंपलसरी वाला है, और कुछ लोग मेंस में हिंदी चॉइस कर सकते हैं। तो जो चॉइस करोगे उसका सिलेबस अलग है। तो यहाँ पर जो भी बात होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लास के लिए मुझे 8 लेक्चर मिलेंगे। इसमें जनरल हिंदी की बात होगी। तो जनरल हिंदी में हम आपको वर्णमाला पढ़ा देंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति विकास पढ़ा देंगे, संधि पढ़ा देंगे, समास पढ़ा देंगे, और लेटर से संबंधित आपके एक दो क्लास हो जाएंगे। इतना आपको पढ़ाना है। इसके अलावा जिसको जो अगर ज़्यादा हिंदी पढ़नी है तो वनडे में आके पढ़े, उसमें हमें जो है लगभग 30 लेक्चर मिलेंगे। तो वहाँ तो हम हिंदी को विस्तार से, क्योंकि हमें समय ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर समय का बॉन्ड है, इसलिए जो हिंदी से अपना जो है लगाव रखते हैं, हिंदी का ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं, तो वो जो है अपना सर से बात करके कुछ विकल्प निकलवा ले। है कि नहीं? जैसे ये उस क्लास में भी थी और इसमें भी। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको किसी को हटा नहीं रहे, ना भगा रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ जो भी काम हो सिस्टम में हो। और इस बार मौका मिला है कि आप संपूर्ण हिंदी पढ़ लें। संपूर्ण हिंदी मतलब कि यूपीएससी की बात करोगे तो उसमें रस छंद अलंकार है ही नहीं। उसमें जो है बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो नहीं है। लेकिन आपके जो है यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ एआरओ, इनकी सबकी हिंदी क्या है, अलग है। तो रचनाएं तो खैर क्लास में संभव नहीं है, पीडीएफ दी जा सकती है, लेकिन व्याकरण आपकी संपूर्ण खत्म हो जाएगी। ये जो आपको लेक्चर मिल रहा है आपकी बैच वाले, ये तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। जिनको हिंदी से कुछ और करना है तो उनके लिए ये मेरी सलाह है। समझ में आई बात? तो जब जब वो भाई आपको तो टाइम टेबल भेजा जाता है, जब जब हिंदी का जब पीरियड लगेगा तो आपके पास पहुंचेगा टाइम टेबल, और तब आप लोग आ जाइए। समझ में आई बात? अब देखो, अभी हमने इन लोगों को जो पढ़ाया था, देखिए आज तो सेम रहेगा। सेम इसलिए रहेगा कि वो टॉपिक मैच करता है, कॉमन है ना। तो कोई भी विषय हो, विषय से पहले जो है हमें क्या करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। तो सब लोग जो है पहले हेडिंग डाल दीजिए भाषा। क्या हेडिंग पड़ेगी? भाषा। भाषा को लिखो भाई, भावों और विचारों, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं।
भावों और विचारों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समझ में आ गई भाई? इसमें इसको हाइड करना है तो क्या करें? अब क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सबके समझ में आ गया? जैसे मैंने जो कहा और आपने सुना, इसके बीच में जो माध्यम का रोल कर रहा है या जिसके माध्यम से रोल ये हो रहा है वो क्या है भाई? भाषा है। समझ में आई बात? और अगला पॉइंट लिखो, भाषा के विविध रूप। अगला पॉइंट लिखो, भाषा के विविध रूप। हो गया? तो लिखो नंबर 1 सांकेतिक भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा, नंबर 3 मातृभाषा। मात्र ऐसे लिख लेंगे, मातृभाषा। फिर आगे लिखिए लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। राजभाषा, राज है भाई, राज्य नहीं है, राजभाषा। आवाज नहीं। राजभाषा के बाद में लिखो राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। लिख लिया? अब आप लोग इसका विस्तार से हम लोग नहीं लिखेंगे, समझो कायदे से। पहला आपने क्या पॉइंट लिखा है? सांकेतिक भाषा, बच्चा जन्म लेता है, वो रोता है, बताओ रोते में मुख का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सांकेतिक भाषा है कि मौखिक भाषा है? सांकेतिक है, क्योंकि अभी उसके हाथ पैर इतने सक्षम नहीं है कि वो कुछ इशारा कर सके, केवल और केवल रो सकता है। रोया, उसकी आवश्यकताएं मम्मी या जो है किसी हेल्पर के द्वारा पूरी हुई। अब दूसरी बार जब उसकी कोई जरूरत होगी तो क्या करेगा? रोएगा। ठीक, फिर तीसरी बार जरूरत होगी तो क्या करेगा? रोएगा। बार बार जरूरत होगी तो क्या करेगा? बार बार रोएगा। है कि नहीं? ये कब तक रोएगा और स्वस्थ रहेगा? ये कम से कम 5-6 महीने तक। अब ये नहीं कंटिन्यू वो 5-6 महीने रोएगा। कहने का तात्पर्य है फिर धीरे धीरे उसका जो है फिजिकल चेंज होता है, शरीर बड़ा होता है और इधर उधर गर्दन भी करने लगता है। अब देखता है कि दुनिया बड़ी है, रंग बिरंगी है कि नहीं? और फिर एक दिन उसका मन हुआ कि देखे हम कितनी ऊंचाई पर हैं, और लेटा था बेड पर और गिरा जमीन में। और गिरने के बाद में उसको आभास हो गया कि ज्यादा जो है उछल कूद अच्छी नहीं होती। अब इसके बाद में फिर उसने देखा कि लोग आ रहे जा रहे, उसकी नजर घूम रही, आंखें ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अब उसकी भी इच्छा है कि मैं भी घूमूं, तो फिर उसके लिए वाकर ला दिया गया। वाकर सुन जानते हो? और वाकर से अब जो है क्या है, वो मतलब ऐसा ड्राइवर है कि लाइसेंस नहीं है, फिर भी उसको हर जगह जाने की, अपनी गाड़ी चलाने की छूट है और चलता है। उसके दो फायदे हुए वाकर के, एक तो बच्चा घूम घूम के दूर तक जा सकता है, और दूसरे वो घुटने वाला प्रोसेस समाप्त हो गया। पहले क्या था? हाँ, आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी, किलकति कान घुटुरुअन धावत, क्यों? अब वो चीज नहीं है। अब सीधे जो है क्या है, लेटने से और सीधे वो वाकर की सहायता से खड़े होकर चलने की बात आ गई।
अब इसके बाद में बच्चे ने देखा कि परिवार से वो सबसे ज्यादा घुला मिला है, तो बताओ भाई इस सांकेतिक भाषा के बाद अब वो कौन सी भाषा सीखेगा? मौखिक होगी और मातृभाषा होगी। क्यों भाई? मातृभाषा क्या है? माता पिता तथा परिवार व पड़ोस, माता पिता तथा परिवार व पड़ोस से प्राप्त भाषा को मातृभाषा कहते हैं। समझ में आई बात? और जिस भाषा में लिखित वर्क ना हो, बोलकर ही काम चलाया जाए, सुनकर काम चलाया जाए, ऐसी भाषा को मौखिक भाषा भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो सांकेतिक भाषा है, नॉर्मली आप लोग सांकेतिक भाषा, बच्चा जो है रो कर जो है संकेत देता है, हम आप चूंकि बड़े हो चुके हैं तो दूसरे संकेत का प्रयोग करते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे किसी से पूछा गया, आप ऑफिस में बता दीजिए, ठीक है? साइन वाला मिला कि नहीं अटेंडेंस? तो वही तो कह रहा हूँ, साइन करके। आप देखिए, हाँ क्या बोल रहे थे? सांकेतिक भाषा में आप देखिए, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, यह भी एक सांकेतिक भाषा का स्वरूप है। क्या? जैसे हमने आपकी तरफ ऐसे किया, इसका मतलब क्या हुआ? चुप रहिए, ठीक? फिर हमने आपकी तरफ ऐसे ऐसे किया, क्योंकि चुप हुए नहीं, डांट पड़ेगी, मारेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसे ऐसे मतलब काट डालेंगे, नहीं, इतना जो है पनिश तगड़ा नहीं मिलेगा, परेशान ना। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो है आपकी सांकेतिक भाषा का एक और अच्छा प्रयोग है। परिवहन विभाग में, रेलवे विभाग में देखा आपने, लाइट जलती है, जो अगर आपकी ग्रीन लाइट जली तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चलते रहना है, और जो अगर रेड हो गई तो क्या हो जाएगा? और फिर उसके बाद में तीसरी कंडीशन है, येलो है तो प्रिपेयर रहना है, अब आपका नंबर आ चुका है। तो ये सांकेतिक भाषा है। इन सारी भाषाओं का प्रयोग हम लोग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, और सबसे पुराना जो भाषा का स्वरूप है वो सांकेतिक और मौखिक भाषा का है। फिर देखा गया कि आज आपने कुछ कहा और कल मुकर गए, बदल गए, तो फिर इसमें लिखित भाषा सबसे प्रमाणिक भाषा मानी जाती है। और तब आई कौन सी? आपकी लिखित भाषा। अब लिखित भाषा के लिए कागज, पेन और लिपि, भाई वर्ण भी तो संकेत है, लेकिन वो इतने मान्यता प्राप्त है, लिखकर उनका स्वरूप बनाया जा सकता है कि नहीं? अब संकेत ये जनरली बदल जाते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जैसे आपने कुछ खाया किसी के यहाँ और उसने पूछा कैसा लगा, तो आपने ऐसे किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अच्छा। अब जो अगर हिंदी पढ़ रहे हो और उसने ऐसे किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसका है अंगूठा दिखाना, मतलब मना करना, देने से इनकार करना। तो अलग अलग भाषा के अलग अलग अपने संकेत है कि नहीं? आप दूसरा संकेत देख लो, जैसे महाराष्ट्र की तरफ आप चले जाइए और मान लीजिए कि आपको ने किसी को धक्का मार दिया, मान लीजिए हाथ ऐसे टच हो गया, तो आप यहां पर ऐसे करके और फिर ऐसे करते हो, माफी मांगते हो, ठीक? अपने यहाँ यूपी में जो अगर ऐसा हो जाए, एक बार धक्का लगा और दूसरी बार आपने फिर टच किया और फिर ऐसे किया, तो समझ लो किधर से थप्पड़ आ जाए भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ इस संबल का मतलब एक तो गलती और फिर दोहरा रहे हो, ये निकलेगा। तो हमेशा याद रखिए, सिंबल ये बदल जाते हैं, लेकिन जो रिटन में सिंबल यूज होते हैं वो लिपि कहलाते हैं। हर भाषा के अपने सिंबल हैं, संकेत हैं। जैसे अंग्रेजी किस भाषा में या वो किस लिपि में लिखी जाती है, और फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा। जब ना मालूम हो तो कह दो वो भी रोमन में। हाँ, हकीकत है, वो भी फ्रेंच भाषा भी जो है क्या है, रोमन लिपि में है। जैसे हिंदी किस लिपि में? देवनागरी। संस्कृत देवनागरी। मराठी अभी हमने बताया, जब ना कुछ मालूम हो तो कह दो वो भी देवनागरी, हकीकत में है। इसका मतलब ये हुआ कई कई भाषाएं एक लिपि में लिखी जाती हैं या लिखी जा सकती हैं।
जैसे मैंने ये लिख दिया, क्या लिखा, राम। फिर मैंने ये क्या लिख दिया, रामा पढ़ोगे कि राम नहीं पढ़ोगे? चलो ठीक है। राम RAM को कुछ लोग रैम मेढ़ा से तात्पर्य लगा देते हैं। ये क्या लिखा, तुम्हें ये लिपि आती है या अंदाजा? चलिए, वैसे ये गलत लिखा है, ये रा अच्छा बने ही नहीं है? लेकिन फिर कैसे पढ़ लिए? जब अच्छा नहीं लिखा तो पढ़ कैसे लिए इन्होंने? हाँ, मतलब कुल मिला के आप समझ गए कि जिसकी चर्चा चल रही वही होगा, क्यों? सही है। अंधे के लिए इशारा काफी, आप तो आंख वाले। तो अब ये भाषा में दो अभी और बची, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा का मतलब है कि जिसमें शासन चलाया जाए, शासन के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, परंतु राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा की क्या परिभाषा है? किसी भी देश के अधिक से अधिक नागरिकों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। परिभाषा अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में फिट बैठती है, परंतु दक्षिण भारतीयों के द्वारा हिंदी का इतना विरोध किया गया कि उसको राष्ट्रभाषा न बनने पाए, संविधान में संशोधन कर दिया गया कि देश का एक भी राज्य यदि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विरोध करेगा तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं होगी। ये बात समझ में आई? और तब से, नहीं तो संविधान लिखते समय यह व्यवस्था दी गई थी कि 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी रहेगी, इसके बाद में अंग्रेजी या तो सेकंड भाषा के रूप में होगी या हटा ली जाएगी, मुख्य धारा में हिंदी आ जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने पहले 15 वर्ष पूरे ही नहीं होने दिए, पहले ही विरोध करना प्रारंभ कर दिया और वो इस विरोध में सफल हो गए। अपने यहाँ तो एक आध ऐसे राज्य हैं जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी मातृभाषा इंग्लिश है? नागालैंड। कौन सा राज्य? नागालैंड। और गोवा की कौन सी है? कोंकणी है। गोवा की कोंकणी, और कोंकणी के बाद में इंग्लिश है। इंग्लिश इसलिए गोवा की बस्ती पुर्तगालियों के द्वारा है ना, और पुर्तगीज जो है वो रोमन लिप, हालांकि उनकी भाषा अलग है लेकिन रोमन लिप का प्रयोग करते थे, तो ऐसा लगता है जैसे वो अंग्रेजी ही। कुल मिला के जो अगर पूछा जाए गोवा की भाषा कौन सी है तो कोंकणी। क्या शब्द बोलेंगे? कोंकणी। ठीक। अपने उत्तर प्रदेश की कौन सी है? हिंदी है। पंजाब की पंजाबी, हरियाणा की हरियाणवी या हिंदी, हरियाणवी हिंदी कह सकते हो। ठीक। टोटल मिला के हिंदी भाषी 10 राज्य हैं जो हम बताएंगे अभी। तो टोटल ये जो हमने थोड़ा सा लिखाया, ज्यादा से बताया, ये ज्यादा सही है कि सबको छपवाएं? जितना हमने बताया समझ में आ गया सबको? यदि आ गया है तो ठीक, ना आया हो तो हम लिखवा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे आ गया, अच्छी बात है। आप देखो भाई, भाषा कोई भी हो, कुछ न कुछ उसका अपना इतिहास होता है, तो हिंदी का भी अपना इतिहास है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट बनाइए कि भारतीय भाषाओं का विकास क्रम। भारतीय भाषाओं का विकास क्रम। कोई भी भाषा है, भाषा का लगाव या भाषा किस पर निर्भर करती है? निवासियों पर, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, इसी पर तो निर्भर करती है। तो अपनी भाई सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की कौन सी है? बोलो। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, जिसके एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल वगैरह वगैरह। क्या
हाँ, अब हमको इतिहास नहीं पढ़ानी, मुझे हिंदी का इतिहास बताना है। फिर इसके बाद में आप लोग ध्यान से सुने, इसमें एक पंथ दो काज है, हिंदी का भी इतिहास है और कुछ नॉर्मल इतिहास की भी जानकारी मिलेगी। ठीक, पीछे हम देख रहे हैं एक आध लोग बात कर रहे हैं, वो भी ना करें, और थोड़ा नजदीक नजदीक बैठ जाओ, दूरी बना के बात करते हो अच्छा नहीं लगता है ना, पास पास बैठ जाओ। हाँ? मैंने बहुत पहले बताया, पुराने बच्चे बता सकते हैं कि हम सबको छूट देते हैं, जिसके जिससे विचार मिलते हो वो जो है वहीं पर बैठे, ये रिकॉर्ड वाला नहीं है ना। और उससे क्या होगा कि बीच में उसको कुछ अजीब सा महसूस नहीं होगा। ठीक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए, हम देखिए आपकी एज का अनुभव रखते हैं और आपसे थोड़ा ज्यादा अनुभव रखते हैं क्योंकि एज ज्यादा है। ठीक, तो हमारे पास, हाँ, और इस उम्र में आपको समझाया जा सकता है, पीटा नहीं जा सकता है। आप बच्चे नहीं, ग्रेजुएट हो चुके हो, और ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक हिंदी में, और स्नातक का मतलब होता है अपने सब्जेक्टों में परिपूर्ण, जिन विषयों से आप स्नातक हो। ठीक, तुम तो बायोलॉजी लिए हो ना? हाँ, अच्छा अभी आई, अच्छा अभी एक लड़की गई थी ना बाहर, तभी हमें ऐसा लगा, लेकिन हाँ बैग वो नहीं लेके गई। ठीक, कोई बात नहीं। आगे देखो भाई, तो दूसरे नंबर की कौन सी सभ्यता भारत में आई, क्योंकि सिंधु सभ्यता की भाषा हम लोग पढ़ नहीं पाए, और जब पढ़ नहीं पाए तो क्या लिखा है क्या कहा है कुछ पता ही नहीं चला। फिर दूसरे नंबर की है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता की भाषा क्या है, संस्कृत, जो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। लिपि देवनागरी है लेकिन भाषा संस्कृत है। जब संस्कृत चलती थी स्टार्टिंग में तो लिपि ब्राह्मी थी, अब बताओ ब्राह्मी से हम कहाँ आ गए, देवनागरी लिपि पर आ गए, कि लेकिन फिर भी भाषा अभी बरकरार है। क्या आप लोग इस चीज को समझ रहे हो कि लिपि बदल जाए भाषा सेम बनी रहेगी, कि भाषा भी बदल जाएगी? नहीं, भाषा में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है, वो ये कह सकते हो लगभग वही रहती। कैसे? जैसे बताओ भाई, ये हमने लिख दिया, क्या लिखा है, गेंद, ये देवनागरी लिपि में है और हिंदी भाषा हो गई। समझ में आई बात? आप देखो ये हमने लिख दिया कंदुक, लिपि देवनागरी, भाषा संस्कृत हो गई। गेंद को क्या कहते हैं, कंदुक कहते हैं। अब जो अगर ये गेंद को ऐसे लिख दिया जाए GAIND, अब ये हिंदी है लेकिन लिपि क्या हो गई, वो रोमन, रोमन हो गई। आज अगर इसे जो अगर कह दो बाल, तो ये क्या हो गई, तो ये इंग्लिश हो गई। समझ में आई बात? जो अगर गेंद को GAIND करके लिख दोगे, स्पेलिंग सही है कि गलत ये अपना समझो, हमें इंग्लिश नहीं पढ़ानी, हमें क्या पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कोई ये कह रहा है कि कोचिंग जाना है, कोचिंग के बाद मार्केट होते हुए बुक खरीद कर तब घर जाना है, तो ये भाषा हिंदी है लेकिन इसमें इंग्लिश के कई शब्द आ गए, तो ऐसी भाषा को आजकल आप लोग इंग्लिश बोलते हो। क्या बोलते हो, इंग्लिश। तो कुल मिला के हिंदी भाषा में आपको 4 से 10 भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे, और उनसे हिंदी ने कोई परहेज या गुरेज नहीं किया। 50-60% शब्द कहाँ से, संस्कृत से। 15-20% शब्द जो है क्या है, अरबी फारसी से है। और ऐसे ही 15-20% जो है आपके क्या है, अंग्रेजी के हैं। और हिंदी का अपना क्या है, 4 से 10% है। हिंदी इतनी क्लिष्ट बनी है कि वो बताने सिखाने के बावजूद भी आप लोग परीक्षा तक सीमित रखते हो, फिर भूल जाते हो। जैसे इंजीनियर की हिंदी क्या बनाई गई, अभियंता। लाउड स्पीकर की हिंदी बनाई गई ध्वनि विस्तारक यंत्र। टाई की हिंदी बनाई गई कंठ लंगोट। तो बताओ टाई कहना पसंद करोगे कि कंठ लंगोट? तो यह समस्या। जैसे ट्रेन या जो है रेलगाड़ी की हिंदी बनाई गई लौह पथ गामिनी। समझ में आई बात? हाँ, तो कुछ समस्याएं रही, शब्द बड़े हो गए,
और कुल मिला के अभ्यास में नहीं रहे, और हिंदी का अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो है तो, लेकिन दबा हुआ। और दूसरी भाषा, अब जैसे कुछ नहीं कहते हो, हम आएंगे तो क्या प्रबंध करोगे, क्या इंतजाम करोगे, क्या अरेंज करोगे, तो कुल मिला के बात तो एक ही है, लेकिन प्रबंध हिंदी हो गया, अरेंज क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, और आप जो है इंतजाम। अब देखो कि इंतजाम इतना शब्द हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गया है कि अरेंज और प्रबंध ये दोनों टक्कर नहीं ले पा रहे। या सिटी की ओर जाओ, महानगरों की ओर जाओ, तो वहां पर अरेंज शब्द बहुत आगे निकल गया है, ये दोनों शब्द पीछे हो गए। हमारे जैसे लोग जो है प्रबंध की कोशिश करते हैं कि भाई हिंदी भी आगे बढ़े, है कि नहीं? तो आप लोग क्या कहोगे? हाँ, व्यवस्था ठीक नहीं है, अच्छा सा प्रबंध नहीं हुआ, ऐसे शब्द बोलो तो लगे कि हिंदी बोल रहे हो। चलिए खैर, तो सबसे पहले अपने यहाँ वैदिक सभ्यता निकली, और वैदिक सभ्यता में भाषा कौन सी निकली? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद में क्या आएगा? लौकिक का मतलब ये लोक धनिक से शब्द बना है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद में बोलते जाओ भाई प्राकृत, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में प्रारंभिक हिंदी, और हाँ वाह, वाह का मतलब एंड होता है अथवा नहीं होता है। अवहट, हमें अवहट से मतलब नहीं इस समय, और मतलब किससे? इसका समय देख लो, कुछ विद्वान 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं वैदिक संस्कृत का, कुछ लोग 2000 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। तो 2000 वाला लिख लो, 1500 अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं? कम ना रहे, ज्यादा परोस दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो बेइज्जती करोगे इधर उधर। 2000 ईस्वी, अभी ईसा मसीह पैदा नहीं हुए, से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का टाइम भाई 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। एक हजार ईस्वी पूर्व से। आवाज नहीं भाई, आप लोग बातचीत करते हो तो ऐसा लगता है सब आपको याद है, अब पूछने लगो तो सब भूल जाते हो। आप देखो भाई, पाली का टाइम क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी। प्राकृत का टाइम क्या है भाई? प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी आ गया तक। और अपभ्रंश का टाइम क्या है भाई? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी का मामला क्या है भाई? 1000 ईस्वी से अब तक। समझ में आ गया? अब प्रूफ क्या है कि ये बातें सब सही हैं? तो प्रूफ के लिए देखो भाई, वैदिक संस्कृत के लिए हमारे पास वेद है, वेदों की रचना। वेद कितने हैं भाई? कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, हाँ ठीक, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से आप ही बता दो, सुनोगे ध्यान से, हाँ बोलो। नहीं, चारों सुना दो। ना ना ना, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद अथर्ववेद, ये सही। और उपनिषद कितने? 18 तो पुराण है। 108, और 108 में से 8 ही बता दो। मुंडकोपनिषद सुने हो? कठोपनिषद सुने हो? नहीं सुने। ईशावास्योपनिषद सुने हो? बहुत इतने। मुंडकोपनिषद याद रखना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। हाँ ठीक, ठीक है। आप इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। फिर देखो यहाँ पर क्या आ गया, रामायण। और आगे क्या लिख दे, महाभारत। सही है। आवाज नहीं भाई, आप लोग जब आवाज करते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे भूल गए। महाभारत का पुराना नाम क्या है भाई? जय संहिता। और रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता वेद व्यास का प्रयोग होगा। हाँ लिख लेते हो रामायण के रचयिता का नाम? स्पेलिंग तो नहीं सही होगी। सब लोग लिखे रामायण के रचयिता का नाम, काफी चेक होगी अभी तब। अरे कुछ लोग तो इसमें इतने महान हैं, कहो तुलसीदास लिख दे। हाँ रामायण के रचयिता देखो भाई, सब लोग मिला लो, क्योंकि इसी के आसपास ज्यादा सही रहेगा ना। तो देखो ये होगा, ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोगों का सही है। अब देखो आधे भी नहीं हाथ काहे दे सकते, आप समझ लो। नहीं, जिनका सही है वो तो सही है, जिनका नहीं सही वो सही कर ले, है कि नहीं। ठीक, आप आगे बढ़े। आप देखो भाई, हिंदी में याद रखना है, जो कहा जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसमें कोई साइलेंट वाइलेंट वाला मामला नहीं है कि जैसे KNOW लिखा और पढ़ोगे नो, है कि नहीं। जैसे घुटने की अंग्रेजी और छुरी की अंग्रेजी, ये सब अजीब सी है। जैसे एक बायोलॉजी का शब्द है टेरिडोफाइटा, और स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती, निमोनिया सुने होंगे क्या। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, जो कहोगे वही लिखा जाएगा। इसलिए बोलना सब लोग अच्छे से सीख लीजिए, पहली वार्निंग। और आप लोग जो है इस पर ध्यान ही नहीं देते हो। देखो अभी हम एक ट्राई किए ले रहे हैं, ये जो तीसरे नंबर पर लड़की बैठी हुई है, इसको ये पढ़ना है। ये वाह है, ता है, सा है, या है, रा पर, या पर रा। पढ़ दो बेटा खड़े होके, इसको पढ़ना है। वह सर देखो ये कितनी अच्छी आवाज सबको सुनाई दे। आपका क्या विचार है? हाँ देखा, मुझे मौका मिल गया। एम्पायरी कर दो, कौन करेगा, आप कर दीजिए। इनका सही कि उनका सही? इनका सही। इनके वाले कितने हैं? हाथ उठा दो भाई फटाफट। ये नहीं सही है, तुम्हारा ही सही है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। देखो भाई कैसे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इधर क्लास बनाओ, ये मंच नहीं। हाँ है? अच्छा हाँ, इसमें देखो संशोधन करना है। ये बौद्ध धर्म है, ठीक। तुम लोग साथ में छाप रहे हो कि नहीं? बौद्ध धर्म साहित्य हो गया। आवाज नहीं बेटा, बौद्ध धर्म साहित्य। आप देखिए आगे, आगे ध्यान से सुने भाई, कि ये हिंदी की जननी कौन निकली, नोट करके लिखो लिखो। ये सब छाप लीजिए, छप गया ना, छपा हो तो फोटो खींच लीजिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ, 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक।
ये अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हाँ हाँ, 500 से 1000। ये 500 जो है पूर्व वाला है, और ये 500 बाद वाला है। बॉर्डर कौन है? ईसा मसीह। हाँ, प्राकृत हिंदी का टाइम है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। ये जो है 1000 ईस्वी से अब तक हो गया। आप देखो भाई, लिखो, नोट में लिखो, हिंदी की जननी हाँ, नोट में लिखो भाई, हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी की जननी अपभ्रंश है, जबकि आदि जननी, आदि जननी मतलब आरंभिक, स्टार्टिंग में भारत में भाषा के रूप में कौन सबसे पहले आई? संस्कृत। आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की जननी अपभ्रंश है, जबकि आदि जननी कौन है भाई? संस्कृत है। लिख लिया? आगे नंबर 2 नोट में लिखो। लिखो भाई, संविधान में मान्यता प्राप्त, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। अब एक हेडिंग बनाइए, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास। ये बोर्ड वाला हटा दिया जाए। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास। देखो भाई, आवाज नहीं भाई, ये अपभ्रंश हमने लिख दिया, अपभ्रंश भाषा। और देखो भाई, भारत में 10 राज्यों में इस समय हिंदी धड़ल्ले से बोली जा रही है, प्रयोग की जा रही है। और वो कौन से 10 राज्य हैं, उनको ध्यान से सुनिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वो हाँ ठीक है, बिहार के साथ झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, 6 हो गए। अब राजस्थान 7वां, हरियाणा 8वां, हिमाचल प्रदेश 9वां, दिल्ली 10वां। सबको याद? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको याद है, हाथ उठाएं। बस 2 लोग। हाँ चलो, ये बैठे बैठे बताएं जो ऐनक लगाए हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हाँ, दिल्ली। हाँ, एक नहीं 2 रह गए, 8 पहुंचे हम लोग। राजस्थान गए हो? हरियाणा। अब सुन लो, इनको याद करने का तरीका यही, अपना राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से टूट कर क्या बना? उत्तराखंड। बगल वाला कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टूट कर क्या बना? छत्तीसगढ़। फिर अपना बगल वाला कौन? बिहार। बिहार से टूट कर क्या बना? झारखंड। 6 हो गए। आधा काम तो ऐसे निपटा लिया। अब ये देखो, थोक भाव कवर कर लीजिए, छोटा छोटा तो आराम से आ जाएगा। अब क्या है, देखो भाई, हम लोग कहां तक पहुंच गए? राजस्थान के लिए। तो राजस्थान से सटा हुआ क्या है? दिल्ली। और दिल्ली से सटा हुआ क्या? हरियाणा। और हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ क्या? हिमाचल प्रदेश। बात खत्म हो।
ठीक, 9 राज्य और 1 केंद्र शासित। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित, लेकिन आबादी उसकी इतनी है कि कोई कोई तो राज्य शर्मा रहे उसके आगे। क्यों? करोड़ों में अब आबादी दिल्ली की हो चुकी है। आप देखिए भाई, ऐसे ही देश में कभी अपभ्रंश का बोलबाला था, और इस अपभ्रंश से हिंदी भी निकली, इस अपभ्रंश से मराठी भी निकली, इस अपभ्रंश से गुजराती भी निकली, इस अपभ्रंश से सिंधी और पंजाबी भी निकली। तो इस अपभ्रंश का बोलबाला रहा कि नहीं रहा? इस समय हमें उन अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से मतलब है जो आपके हिंदी से संबंधित है, और वो है 4। पहला है इसमें शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है भाई इसमें आर्द्र मागधी अपभ्रंश, फिर आ गया आपका मागधी अपभ्रंश, और फिर आ गया खस अपभ्रंश। हैं तो अभी और ब्राचड़ी पैसाची, ब्राचड़ पैसाची भी हैं, लेकिन हम उनको लाना नहीं चाहते क्योंकि हिंदी से संबंधित नहीं है। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी के 2 क्षेत्रीय रूप निकले, एक है पश्चिमी हिंदी और दूसरा कौन सा? राजस्थानी हिंदी। कुछ लोग तो पूर्वी बोल देते हैं, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से भाई बिहारी हिंदी। आवाज नहीं भाई। और इधर जो है क्या है? पहाड़ी हिंदी। आप देखिए, इन इस चार्ट से हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई बोली भाषा तक जा सकती है, और कैसे कोई भाषा अपना क्षेत्र सीमित करके, साहित्य सीमित करके बोली में परिवर्तित हो सकती है। आपके अंदर बहुत से क्या है गुण हो सकते हैं, जैसे आप मेहनत करके, अपना विकास करके, परीक्षा पास करके आईएएस बन सकते हैं, और बहुत से आईएएस जो है घोटाले पकड़ लिए जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं, है कि नहीं? तो देखो भाई, हर जगह ये चीजें लागू होती हैं। आपका डेवलपमेंट क्षेत्र ये सब क्या है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू अलग होगी, और आप सीमित दायरे में हैं तो आपकी वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में कुछ बोलियां हैं भाई, और कितनी बोलियां हैं बोलना मना है। हाँ, अब ये इनको बताना है, ये सेकेंड नंबर पर जो है, बताओ कितनी बोलियां हैं? अरे इधर से एरो एरो गिन के देख लो। अच्छा, किसी ने कह दिया कितनी है? 5 है। 6 वाले तो गलत है, उनको ऊर्जा मिल रही है बोर्ड से। क्यों? हाँ, 5 सही है। फिर इधर राजस्थानी में 4। अब ये चार्ट बाद में हम भरेंगे, आप लोग भी लाइन लेंथ इसकी समझ लीजिए, आपको भी फिलअप करना है, भरना है। चलिए, और देखो इसमें 2 ही है मेन, लेकिन तीसरे पर कुछ विद्वान सहमत है, कुछ नहीं, तो 1/2 कर दिया। ऐसे ये चार्ट बनेगा, आप लोग बनाना शुरू करो और हम इसको भर रहे हैं। ठीक, पश्चिमी हिंदी में कौरवी, वो खड़ी बोली। हाँ बोलो। देखो, अपभ्रंश एक भाषा, ठीक, और वैसे तो ये प्राकृत और अपभ्रंश ये जो है इसका मीनिंग है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक, तो बाकी वैसे जो है ये भाषा है। अब जैसे संस्कृत भाषा है ना, तो ऐसे ये भी भाषा है। जो अगर जैसे शब्द पर जाते हो, जैसे एक शब्द होता है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा अलग है, चीज अलग है, लेकिन शब्द पर जाओगे तो उसका मतलब होता है सभी का नाम।
तो सभी के नाम से कभी सर्वनाम का जो है आज तक कोई पहचान परिभाषा लिखाई गई आपको? नहीं। उसकी अपनी पहचान है क्या, जो संज्ञा के बदले बोले जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपभ्रंश क्या है, और ये प्राकृत आपको कहीं कहीं दिख जाएगी। प्राकृत का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसे आप क्षेत्रीय या देसी भाषा भी कह सकते हैं। क्यों? इसमें जो है क्षेत्रीय शब्द ज्यादा आ जाते हैं, या ये कह सकते हो ग्रामीण भाषा। अब एक होता है रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण हो गया, और एक भाषा ऐसी होती है जिसमें शहरी शब्द ज्यादा होते हैं, तत्सम शब्द ज्यादा होते हैं। तो ये प्राकृत का मतलब ही यही होता है बिगड़ा हुआ रूप या क्षेत्र। जैसे ये क्या नाम आपकी संस्कृत थी, और संस्कृत में जब क्षेत्रीय शब्द आए तो इसका रूप बदला, लेकिन अभी भी परसेंटेज संस्कृत का ही ज्यादा था, तो आपकी लौकिक संस्कृत कहलाई। लौकिक के बाद फिर बिल्कुल परिवर्तन दिखने लगा, तो ये क्या कहलाई? मतलब देखो पहले चार्ट जो दिया, पाली कहलाई। पाली का मतलब संस्कृत से काफी भिन्न है, लेकिन प्राकृत जो है ये बिगड़ा हुआ रूप है, और किसका है? संस्कृत का बिगड़ा हुआ। फिर इसके बाद में क्या है? अपभ्रंश आई, फिर इसका अपना व्याकरण और साहित्य मिल गया। फिर उसके बाद में हिंदी आई। हिंदी का अपभ्रंश से तो सिम्टम मिलेंगे, क्योंकि उसी से इसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन 100% नहीं। 100% मिल जाएंगे तो वो हिंदी ही क्या कहलाएगी? अपभ्रंश कहलाएगी। इसलिए जो है, लेकिन चीजें कभी समाप्त नहीं होती। जैसे संस्कृत का शब्द है आग्नि, और यही अग्नि जब आया अपभ्रंश में, वो सॉरी प्राकृत में, तो कहलाया अग्नि, और बाद में क्या कहलाया? आग कहलाया। समझ में आई बात? ऐसे ही कर्पूर फिर कहलाया कपूर, और आजकल क्या कहला रहा है? कपूर। अब आने वाले समय में कहो राह ही गायब हो जाए, लेकिन समय कितना लगेगा हम गारंटी नहीं ले सकते, है कि नहीं? अंग्रेजी में भी ऐसे है, जैसे पहले फादर मदर, फिर क्या आ गए वहां पर? मॉम डैड आ गए। अब मॉम से शायद एमआई से काम चल जाए, और डैड को तो आप अब नॉर्मली आप लोग डैड बोलने लगे हो, कि बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ, बोलो। अच्छा नहीं बोलते हो तो अच्छी बात है, अच्छा उच्चारण कर लेते हो। और नहीं तो आने वाले डैडी तो खूब ही बिगड़ा हुआ रूप बोलते हो कि नहीं बोलते? तो ठीक है, क्या है बाद में आप लोग मुझसे क्या मतलब, कुछ मिल गया क्या? नहीं मिला। चलिए राजस्थानी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है भाई? कौरवी। फिर आ गई आपकी ब्रज भाषा। देखो अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, खड़ी बोली जो बोली थी आज भाषा बन गई, और ब्रज भाषा जो भाषा थी आज बोली रह गई। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ब्रज भाषा 300-400 साल भारत में जबरदस्त इसकी वैल्यू थी। तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस लिखा, लेकिन अपनी विद्वता दर्शाने के लिए कि हाँ हम भी जो है कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, ब्रज भाषा में भी कई रचनाएं की हैं इनकी। टोटल इनकी जो है 12 रचनाएं हैं, उनमें से ब्रज भाषा में भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक ऐसे ही ये जो है उस समय, तू सूरदास के समय, तुलसीदास के समय, रहीम के समय, बिहारी के समय ब्रज भाषा में लिखना एक अपने में माना जाता था कि ये विद्वान व्यक्ति। और ऐसी इसकी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा कुछ प्रमुख विद्वानों ने, या ये कह सकते हो खड़ी बोली ने अपना भाषा का दर्जा प्राप्त करने के उसमें ब्रज भाषा को जो है इतना किनारे लगा दिया, इतना किनारे कर दिया कि आज ये भाषा न रहकर बोली है, और 4-5-6 जिलों की मुश्किल से बोली रह गई। समझ में आई? जैसे जिसको बोलते हैं ब्रज मंडल, सुने हो? इसमें आगरा, मथुरा, हाथरस, आपका फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, कासगंज तक सीमित रहेगी। कासगंज मतलब एटा। ठीक। फिर अब देखिए आगे, ब्रज भाषा के बाद में कन्नौजी, इसका क्षेत्र बाद में हम बताएंगे, पहले इसको लिख लो। बुंदेली, बुंदेली के बाद में हरियाणवी,
हरियाणवी का भाई दूसरा नाम है बांगरो। क्या नाम है? हाँ, बांगरू। राजस्थानी का देख लीजिए, जयपुरी। राजस्थान की राजधानी क्या है? ढूंढाड़ी। हाँ, ये जयपुर, अजमेर, पुष्कर के आसपास। चलिए फिर आगे देखो, जयपुरी के बाद में मारवाड़ी। मारवाड़ी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ढूंढाड़ी। हाँ। फिर इसके बाद में देखो भाई, मेवाती। मेवाती को मेवाड़ी भी कहते हैं। फिर इसके बाद में आ गई मालवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। किसके? बघेली, घा है, बघेली। बिहारी में भोजपुरी। भोजपुरी के बाद में मगही, मैथिली। मगही, मैथिली। पहाड़ी में कुमायूनी। आवाज नहीं करेंगे आप लोग। गढ़वाली, नेपाली। नेपाली के बगल में हमने 1/2 लिख दिया है, कारण बताएंगे इसका। पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखते जाइए। हो गया। अब आगे देखो भाई, कौन? अपभ्रंश। अपभ्रंश देखो भाई, सीनियरिटी के हिसाब से मागधी, नहीं वो पीछे वाले में देखिए, अपभ्रंश जो ली गई है वो प्राकृत से ली गई। प्राकृत। पहले क्या आया देखो, पहले आया आपका संस्कृत। संस्कृत 2 टाइप की हो गई, वैदिक और लौकिक। फिर आ गई पाली, और पाली के बाद में आई प्राकृत समयानुसार। और फिर आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवहट्ट और हिंदी का विकास हुआ। समझ में आई बात? हम यहाँ पर चर्चा किसकी करेंगे, या कर रहे हैं? हिंदी की। हमें अवहट्ट से कोई मतलब नहीं। तो ये चीज अगर समझ में आ गई हो तो फिर हम इसके नीचे नोट लिखवाएं। और हमने बता रखा है कि नोट इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे पढ़ाई लिखाई वाला हो चाहे ओरिजिनल वाला हो। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। देखो, सौर श्रेणी अपभ्रंश का जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। आप सुन लीजिए कि ये जो नाम रखे जाते हैं वो या तो कुछ स्पेसिफिक लक्षण लिए हो या क्षेत्र के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पंजाब एक क्षेत्र विशेष का नाम है, और वहां की भाषा को क्या कहा गया? पंजाबी। ऐसे ही बंगाल क्षेत्र विशेष का नाम है, वहां की बोली या भाषा को क्या कहा गया? बंगाली। बिहार एक क्षेत्र विशेष का नाम है, और वहां की भाषा बोली को क्या कहा गया? बिहारी। समझ में आई बात? तो एक तो बेस हमारा ये बनता है, और एक बेस ये बनता है कि व्याकरणिक उसके जो है लक्षण क्या है। जो अगर हमसे पूछोगे कि जैसे पश्चिमी हिंदी में जो कैसे वर्णों का प्रयोग अधिक होता है, तो देखो भाई, पश्चिमी हिंदी में जो खड़ी बोली है इसका सही नाम है
खरी। खरी का मतलब सुनने में कर्कश। जैसे एक मैं ये बोल रहा हूं मैंने आपसे कहा और आपके समझ में नहीं आया, और एक मैं ये बोल रहा हूं मैंने तेरे को समझाया फिर भी समझ में नहीं आया, तो कर्कश कौन सा लग रहा आपको? ये मेरे तेरे वालों क्यों? ये मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर और मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, आपका हापुड़, बुलंदशहर, संभल, और ये क्या नाम आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इस क्षेत्र की ये बोली है। तो इनके लक्षण है सबके। हाँ, व्याकरण प्योर तो अलग अलग नहीं है, लेकिन शब्दावली में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, अब जैसे सुन लो, राजस्थानी में थारो मारो का प्रयोग आप लोगों ने सुना होगा। इधर जो है क्या है, हाँ, परे उरे, परे को आ उरे को जा, ये आप ही लोगों से मैंने सुना है। और इधर चले आइए, देखिए आप, कन्नौजी ओकार बहुला बोली, ओ का प्रयोग बहुत होता है। आना जाना को अइबो जइबो बोलते हैं। कोई है इधर हरदोई तरफ का? नहीं। और किसने मारा को बोलते हैं किन्ने मारो। समझ में आई बात? फिर ये बुंदेली, बुंदेली में हाँ हाँ का मतलब क्या होता है? क्या? समझ में आई बात? हाँ, बोली और भाषा में अंतर यह है कि बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता है, भाषा का अपना व्याकरण होता है। किनका? अरे ये बोलियां हैं, भाषा है ही का। ये भाषा है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये हिंदी के उप क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों के अंदर ये बोलियां हैं। जो अगर ये चीज ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे समझो कि ये हिंदी के उपभेद हो गए 5, और हर उपभेद के अंदर कुछ बोलियां हैं। बोली को जरूरी नहीं है कि बोली जिसे आती हो उसे व्याकरण भी आती हो या भाषा का उसे ज्ञान हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप इसमें से आपके अगल बगल या रिश्तेदारी में कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है? कल्पना करो, सोचो, कोई न कोई तो होंगे इतने में जिनके रिश्तेदार या पड़ोसी लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। कोई है? चलिए भाई हाथ उठाओ जिसके पड़ोसी नहीं पढ़े लिखे, आ जाए। इतने लोग हैं। तुम्हारे पड़ोसी का क्या नाम है जो पढ़े लिखे नहीं? सुरेश। आज जाके पूछना तुम्हारा क्या नाम है, तो बताएंगे सुरेश। फिर पूछना तुम कहाँ रहते हो, तो मोहल्ले का और जिले का भी नाम बताएंगे। और उनसे पूछ देना संज्ञा किसे कहते हैं। क्यों भाई? जब ये उनसे पूछेंगे संज्ञा किसे कहते हैं तो क्या जवाब आएगा? संज्ञा पंज्ञा करो ना, असली बात बताओ तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये बोलेंगे। इसका मतलब उन्हें बोली तो आती है लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं, लेकिन उनके पास भाषा है। देखिए, बैठ जाइए। भाषा के लिए क्या व्याकरण आवश्यक है? बोलो भाई। ये कह रहे हाँ, और उधर से वो कह रही नहीं। हाँ, तो बोली नहीं, भाषा के लिए भी वो कह रही आवश्यक नहीं है कि नहीं? अच्छा, है कि नहीं? तुम कहोगे है तो मैं कहूंगा नहीं। है? नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। एक उदाहरण दे दो ना। ना, सांकेतिक भाषा नहीं, सामान्य भाषा की मैं बात करो। देखिए, यदि भाषा का ज्ञान बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को ना होता तो वो फिर हर जगह पहुंच नहीं पाता, हर बातें समझ नहीं पाता। इसलिए ये मेरा कथन नहीं है। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज नॉम चॉम्स्की, नाम सुने हो कोई लोग? वही सुने होंगे जो बीएड बीटीसी किए हैं या कर रहे हैं, वही सुने होंगे। तो वो नॉम चॉम्स्की का कथन है कि लैंग्वेज के लिए ग्रामर कंपलसरी नहीं है। बताओ, बच्चा पहले भाषा सीखता है कि व्याकरण? तो अब समझ में आ गई। लेकिन परिनिष्ठित ज्ञान के लिए
व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य भाषा के लिए, परिनिष्ठित भाषा के लिए व्याकरण आवश्यक है, सामान्य भाषा के लिए व्याकरण आवश्यक नहीं। बातें समझ में आ रही? हाँ, आ रही तो ठीक, नहीं तो पूछ लेना। 2-3 लोग एक्टिव मिल गए हैं, और ऐसे जो है आप लोग एक्टिव बने रहो क्लास में, सब कुछ समझ में आएगा और लास्ट तक ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे। तो जैसे अब इनकी अभी भी समस्या हल नहीं हुई कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। अब सुनो, देखो आपका उदाहरण दे रहे हैं। एक तोता है, वो कहता है चोर चोर चोर, बड़े खुश हो जाते हो, मिट्टू तो मेरा बोल रहा है। वो बोल ही रहा है, समझ नहीं रहा, क्योंकि वो जो अगर कितना ईमानदार व्यक्ति आ जाए, चाहे सत्य हरिश्चंद्र ही क्यों ना आ जाए, वो कहेगा चोर चोर चोर, क्योंकि उसे चोर की डिफिनीशन, चोर के लक्षण, चोर की परिभाषा नहीं आती। कुछ बात समझ में आ रही? तो इसलिए भाषा का अपना स्वरूप अलग है और बोली उसका बिल्कुल एक हल्का रूप है। कोई 100% वाली मैचिंग नहीं, और ना जीरो वाली है, थोड़ी बहुत मैचिंग। जीरो हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बोली जो अगर भाषा में बदलती है तो उसका पहला स्वरूप क्या, बोली ही तो रहा, और फिर उसमें व्याकरण हुआ, साहित्य हुआ, और फिर वो देश विदेश तक चर्चित हुई, तो वो क्या हो गई, भाषा हो गई। आज विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं भाषा की बुक में, 2800 से 3000। और जीएस की बुक उठा के देखो, जो गूगल में आप सर्च करोगे तो 6000 प्लस दिखेगी, क्योंकि वहां का मामला अलग है, भाषा से रिलेटेड मामला अलग है। और बोलो किसी को कोई समस्या हो, अब इसके नीचे नोट लिखो फिर। खास अपभ्रंश, खा है और सा है सड़क वाली, कि समोसा वाले, कि दंत वाले, दंत वाली। अब आगे बढ़े। हाँ, अब देखो भाई, नोट में लिखो, हिंदी के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली बोलियों की संख्या 18 है। प्रयोग की जाने वाली बोलियों की संख्या कितनी है, 18 है। बोलियों की संख्या 18, जबकि कुछ विद्वान नेपाली से सहमत नहीं है, कुछ विद्वान नेपाली से सहमत नहीं है, इसलिए उनके अनुसार बोलियों की संख्या 17 है। उनके अनुसार बोलियों की संख्या 17 है। अब देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है। अब एक चीज यहां पर और जोड़ लीजिए, देखो भाई सब लोग इधर, ये जो है आपकी एक 5 इधर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी आ रही, 5, और इधर पूर्वी के अंतर्गत कितनी आ रही, 3। अब एक हुए हैं विद्वान डॉक्टर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन, क्या नाम है इनका, डॉक्टर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने तो बोलियों की संख्या केवल 8 ही मानी है। कहते हैं बाकी ये सब जो है हिंदी तो है, लेकिन बड़ी डिफरेंस है, भिन्न है। असली हिंदी में यही 8 बोलियां जिनमें मैचिंग बहुत है। आप देखिए भाई, हाँ डॉक्टर हरदेव बाहरी तो केवल 5 को मान रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये आया है 17-18 वाला, क्या आया है, टेट 2017 और 22 में पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 18, 19, 20, 22। तो जो बोलियों का प्रश्न समझ में आया, दिमाग में फिगर बना, तो उन्होंने जो है टिक किया 18, और जिन ज्यादा पढ़े लिखे थे वो बोली की जगह भाषा दिमाग में बनाए, तो कितना टिक कर दिए, 22। तो ये लोग गलत नहीं करते, ये ओवर कॉन्फिडेंस ले रोकता है ना। अरे वो जितना कहे उतना करो, प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सही नहीं है, अब आदत पड़ी है इनमें से कौन सही कौन सही कौन सही, उसी 10-15 के बीच में एक उसने डाल दिया, मोशन बनवाया,
जैसे नहीं छोटे बच्चे कहते हैं चिड़िया उड़ उड़ गई, कौवा उड़, भैंस उड़, वो भैंस को भी उड़ाए पड़े? नहीं, आपको ध्यान देना है कि प्रश्न की भाषा क्या है और वो क्या चाह रहा है। उस समय आप कितने भी विद्वान हो, लेकिन आपको अपने मन की नहीं, वो जो चाह रहा है उसके अनुसार करो, तभी फायदे में रहोगे। और वरना जो अगर आपने ज्यादा, यहाँ जहां थ्योरी लिखने वाला है मामला, वहां एक नहीं 10 राइटरों के उदाहरण दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उछल कूद आपकी उसी में रहेगी जो उसके विकल्प दिए गए हैं। गलत भी है तब भी आप उस समय कुछ नहीं कर सकते हो, बाद में आयोग संशोधित करे, कोर्ट लोग जाए, अलग बात है, तुरंत उसका कोई इलाज नहीं। तो नोट में क्या लिखा आपने? बोलियों की संख्या कितनी है? 70 है। अब आगे नोट नंबर 2 लिखो। अच्छा, काफी पैक हो गई, ये तो बड़ा अपराध हो गया, बताइए, काफी बंद हो गए, खुलवा दी। चलिए अगली बार ध्यान रखेंगे। लिखो भाई, हाँ, नोट नंबर 2 में लिखना है। अच्छा, वो तो एक चीज पीछे ही लिख चुके हो, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या क्या है? 22। लिखो भाई, इसमें लिखो मैथिली हिंदी की एक ऐसी बोली है, लिखो मैथिली हिंदी की ऐसी बोली है जिसे, मैथिली हिंदी की ऐसी बोली है जिसे जिसे एक अलग से भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसे अलग से भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब मैथिली के कवि एक आध सुन लो। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। नोट में बढ़ा लो, नोट नंबर 3 कर लो। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं, ये आदिकाल के कवि हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं। मैथिल कोकिल किसको कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। इन्हें अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव और कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता है। कवि शेखर, अभिनव, अभिनव जयदेव, लिख लिया? ठीक, हाँ, अभिनव जयदेव व कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग जो है भाषा और बोली के बारे में कुछ अंतर समझे। देखो, 2 अंतर स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। भाषा का अपना व्याकरण होता है और क्षेत्र विस्तृत होता है, उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, उसका कोई ढंग का व्याकरण नहीं और उसका कोई ढंग का साहित्य नहीं। जैसे भोजपुरी दुनिया में, हाँ एक नोट और बढ़ा सकते हो, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। लिखो भाई, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है, विश्व लेवल से। ब्रैकेट में लिख लेना, विश्व, विश्व में, ठीक। और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खड़ी बोली है, ये याद रखना। मॉरिशस का नाम सुने हो? मॉरिशस में जो हिंदी है वो भोजपुरी हिंदी है। मॉरिशस में जो हिंदी का स्वरूप क्या है? भोजपुरी। और बिहार के लोग प्राचीन काल से भ्रमण वाले रहे, भ्रमणशील रहे, और भ्रमणशील व्यक्ति ही अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करते। अशोक का नाम सुने हो? अपने बेटी और बेटे को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भेजा, और उसका आज रिजल्ट दिख रहा है। भारत में बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक हो गया और विदेशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक, जैसे चाइना है, श्रीलंका है, आपका वो जहां का तानाशाह है, नाम लो जरा। हाँ हाँ, नाम, देश का नाम लो। कोरिया और जापान, ये सब, वो थाईलैंड, इनमें ज्यादातर कौन से बौद्धिस्ट? तिब्बत। तो ये क्या है? प्रचार प्रसार का बल है। अब देखो,
थोड़ा सा पॉइंट इसका ये है, चाहे आज बताओ ले लो चाहे अगले दिन, इनके दो दो चार चार जिले लिखवा देंगे। का एक बार पूछा जा चुका है कि उज्जैन जिले की बोली क्या है, तो उत्तर सही है मालवी। और पूछा गया कि प्रयागराज या इलाहाबाद जिले की बोली कौन सी है, तो अवधी सही है। ऐसे जैसे पूछ दिया जाए कि हमीरपुर जिला की बोली कौन सी है, तो आपकी बुंदेली होगी। समझ में आई बात? अब आप हाँ नेपाली भाषा है, सुन लीजिए। नेपाली का मतलब है कि वह मतलब भारत का क्षेत्र जो नेपाल से सटा हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखो कुछ भाग उत्तराखंड का है, कुछ भाग आपका जो है ये क्या नाम बिहार का है, और कुछ भाग आपका जो है उत्तर प्रदेश का भी है। जैसे आप जब लखीमपुर क्रॉस करोगे यहां से थोड़ा पड़ता है, और मेन पड़ता है उधर ये कुशीनगर, और उधर चले जाइए ये बड़ा अच्छा नाम है, अरे गोंडा बहराइच वगैरह, गोंडा बहराइच बलरामपुर से फिर आगे जब बढ़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे, नेपाल बॉर्डर पर। तो कहने का मतलब, हाँ बोलो बोलो। अरे नेपाल सुनो भाई, नेपाल में जो है जो बोली है वहां की वो ऐसी है जैसे हिंदी जैसी। नेपाली लोग आते हैं अपने यहाँ, काफी कुछ अपनी भाषा को समझते हैं, और उनकी भाषा को हम लोग भी पकड़ लेते हैं। और उनके यहाँ नाम भी देखो, जैसे राम बहादुर थापा है कि नहीं, और वो देखो गिरजा, अरे वो मनीषा कोइराला, गिरजा प्रसाद कोइराला, ये सब क्या है नेपालियों के नाम है। भाई मनीषा कोइराला बहुत प्रसिद्ध हस्ती है ना, कौन है ये, फिल्मी दुनिया के एक एक्टर है। और उनके पापा का नाम क्या है, जो वहां के प्रधानमंत्री कई बार रह चुके हैं, गिरजा प्रसाद, जहां तक मुझे याद आ रहा है नाम उनका, गिरजा प्रसाद कोइराला। तो उधर ना जाओ, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसका 15 मिनट के लिए बचा, अगले दिन लेके और फिर नया टॉपिक पढ़ाएंगे। कल जो क्लास मेरी होगी उसमें भाषा की उत्पत्ति पर 10-15 मिनट बात होगी, बाकी 1 घंटे सवा घंटे का लेक्चर जो होगा, मतलब घड़ी वाले घंटे की, तो वो जो है वर्णमाला पर होगा। समझ में आई बात? और वर्णमाला में ऐसी ऐसी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, लगेगा कि वास्तव में वर्णमाला पढ़ना जरूरी था। वर्णमाला संधि पढ़ लीजिए, गारंटी के साथ आपकी 60 से 75% नहीं 90% वर्तनी त्रुटि समाप्त हो जाएगी। तो क्लास छोड़ने का टाइम हो गया कि अभी नहीं, देख लीजिए। चलिए, अच्छा और इधर क्या करना रहता है इसमें, इसको क्या करना है, एक लोग चले जाओ है? किसकी खींचनी है अभी, तो जैसा आप लोग जानते हो करते हो।